गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर, हमने देखा था कि कोएफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म का रेशियो दिया था 1:3:5। वही लॉजिक यूज करके हमने n और r की वैल्यू निकाली थी। वैसा ही क्वेश्चन आज हम फिर से करने वाले हैं। ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 9। The coefficients of three consecutive terms in the expansion of 1 plus a raised to n are in the ratio 1:7:42. Then find n। या n की वैल्यू निकालनी है, पर n की वैल्यू निकालने के लिए r की वैल्यू भी निकालनी तो पड़ेगी ही। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि r की वैल्यू से हम n की वैल्यू निकाल सकते। पर लास्ट जो वीडियो था उसमें जो क्वेश्चन था वहां पे दिया हुआ था कि किन टर्म्स के कोएफिशिएंट लेने हैं, मतलब r माइनस 1th टर्म थी, rth टर्म थी और r प्लस 1th टर्म थी। ये तीन टर्म थी। यहाँ पे कौन सी टर्म्स लेनी है वो नहीं दिया हुआ है। देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखा है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखा है। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट लूं, सेकंड लूं, थर्ड लूं तो भी चलता है, सेकंड थर्ड फोर्थ लूं तो भी चलता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लूं तो भी चलता है, फिफ्थ सिक्स सेवन लूं तो भी चलता है। पर हमको डायरेक्टली क्या पता कि अगर 3 4 5 नंबर की टर्म की बात की है, ये रेशियो 6 7 8 की बात की, वो हम डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। इसलिए हमको कोई वेरिएबल के फॉर्म में टर्म्स लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर मान लो कि rth टर्म ले लेता हूं, वो वेरिएबल टर्म है, तो rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 2th टर्म, ये ले सकता हूं। rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 2th टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों टर्म्स कंजुगेटिव है, मतलब एक के पीछे एक होनी चाहिए। मैं ऐसे ले सकता हूं, यस। कोई बोले कि मेरे को r प्लस 1 से शुरू करना है, तो r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3rd टर्म ले सकते हो आप, ओके। पर मैं यहाँ पे r माइनस 1th, rth एंड r प्लस 1 तीनों कंसेक्यूटिव है। देखो, r माइनस 1, उसके बाद में आएगी rth टर्म, उसके बाद में आएगी r प्लस 1 टर्म। ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है। मैं यही तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स लूंगा इसका कैलकुलेशन करने के लिए। और एक बात हमको पता है, ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें लास्ट वीडियो में देखा था r माइनस 1th टर्म का कोएफिशिएंट, rth टर्म का और r प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो भी हमको पता है। वही चीज, वही पैटर्न, वही लॉजिक हम इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में कौन से एज्यूम कर लेता हूं, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स r minus 1th, rth and r plus 1th terms, okay। 3 consecutive terms are r minus 1th, rth and r plus 1th terms मैंने assume कर ली, ओके। अब r minus 1th टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए, rth टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए और r प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट, दोनों में सेम पैटर्न, सेम कैलकुलेशन रहे, इसलिए मैंने ऐसी टर्म्स एज्यूम की है। आप कोई भी ले सकते हो, अगर rth लो, r प्लस 1 लो, r प्लस 2 लो तो भी आंसर तो आएगा ही। पर दोनों में सेम कैलकुलेशन, सेम मेथड, सेम लॉजिक रहे, हमको ज्यादा प्रैक्टिस हो या जल्दी से याद रह जाए क्वेश्चन, इसलिए मैंने वही पैटर्न एज्यूम कर लिया। क्लियर? r माइनस 1, r और r प्लस 1 टर्म्स के कोएफिशिएंट निकालना है हमको। उसके लिए पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। जनरल टर्म के लिए हमको जिसका एक्सपेंशन करना है वो ले लो। हियर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस a रेज़ टू n, वहां पे x प्लस 1 था। अगर मैं उसको इंटरचेंज कर दूं ना तो 1 प्लस x भी लिख सकता था और कैलकुलेशन कर सकता था, पर जैसे फॉर्म में था वही मैंने रहने दिया। यहाँ पे भी जैसे फॉर्म में वही फॉर्म में रहने दो और कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस a रेज़ टू n, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर इट विथ a प्लस
b raised to n. Compare it with a plus b raised to n. a की वैल्यू 1, b equals to a और n is equals to n. We are getting a equals to 1, b equals to a और n equals to. Now the formula for the general term is given by tr plus 1 equals to ncr a raised to n minus r into b raised to r. A equals to 1, b equals to a or n is equals to n. Put the value of a, b and n in the general term. We are getting tr plus 1 equals to ncr 1 raised to n minus r 1 raised to n minus r और b की जगह पे a raised to r. हमको पता है 1 की पावर कोई भी हो आंसर उसका 1 आता है और मल्टीप्लिकेशन में उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन वैसा ही रहता है. तो ये हो जाएगी जनरल टर्म tr plus 1 which is equals to ncr a raised to r ncr a raised to r. क्लियर बच्चों? ओके, तो tr plus 1 जनरल टर्म हमारी आ गई. अब कौन कौन सी टर्म चाहिए? हमको चाहिए r minus 1th टर्म, rth टर्म और r plus 1th टर्म. वो तो है ही, सब टर्म्स चाहिए. वो टर्म्स पहले निकाल लो, फिर उसके कोएफिशिएंट भी राइट डाउन कर दो साथ में. चलो पहले फॉर द r minus 1th टर्म, फॉर द r minus 1th टर्म, r की जगह पे क्या पुट करना है? पुट r equals to, चलो r minus 1th टर्म के लिए इससे एक कम, मतलब कि r minus 2 इन जनरल टर्म. जनरल टर्म में r की जगह पे r minus 2 पुट करना है. तो r की जगह पे r minus 2 पुट करके हम r minus 1th टर्म निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा t r minus 2 plus 1. जनरल टर्म tr plus 1, r की जगह पे r minus 2, तो t r minus 2 plus 1 which is equals to nc r minus 2 a raised to r minus 2. कैलकुलेशन वैसा ही है, सिंप्लीफिकेशन वैसा ही है, तो आप जल्दी से समझ जाओगे. ये सिंप्लीफिकेशन कीजिए. t r minus 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? tr minus 1 इक्वल्स टू ncr minus 2 a raised to r minus 2. सिंप्लीफिकेशन जितना हो सकता था हमने कर दिया. अब कोएफिशिएंट चाहिए था ना, तो कोएफिशिएंट लिख दो. देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th टर्म इक्वल्स टू क्या आया? ncr minus 2. कौन सा है कोएफिशिएंट? ncr minus 2. ये हमारा कोएफिशिएंट है. अब कौन सी टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए? rth टर्म का. तो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म, फॉर द rth टर्म पुट r इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा? r की जगह पे r minus 1 इन जनरल टर्म में r की जगह पे r minus 1 रखो. जनरल टर्म है tr plus 1, यहाँ पे रखो तो tr minus 1 plus 1. ये हो जाएगा nc r minus 1 a raised to r minus 1. सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा tr इक्वल्स टू nc r minus 1 a raised to r minus 1. तो कोएफिशिएंट हमको मिल गया nc r minus 1. ये rth टर्म है, इसका कोएफिशिएंट अगर चाहिए तो nc r minus 1. therefore कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म which is equals to nc r minus 1 इक्वल्स टू ncr minus 1. क्लियर बच्चों? हो गया यहाँ तक. अब जाते हैं r plus 1 टर्म की. तो ये रही हमारी r plus 1 टर्म रेडी है. तो r plus 1 टर्म
dr plus 1, तो for the r plus 1th term हमको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास r plus 1th term रेडी है, तो r plus 1th term डायरेक्टली राइट डाउन कर दो, dr plus 1 which is equals to ncr a raised to r। चलो अब इसका कोएफिशिएंट भी चाहिए, तो therefore कोएफिशिएंट ऑफ r plus 1th term, चलो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ncr। चलो तीनों के कोएफिशिएंट हमको मिल गए, r minus 1 टर्म का कोएफिशिएंट nc, r minus 2 rth टर्म का कोएफिशिएंट nc, r minus 1 और r plus 1 टर्म का कोएफिशिएंट ncr। तीनों के कोएफिशिएंट रेडी है। अब दिया गया है ये तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो 1:7:42। Now it is given that the ratio of coefficients of three consecutive term, यहाँ पे consecutive term r minus 1 r and r plus 1 term है, ये तीनों के कोएफिशिएंट nc r minus 2, दूसरा है nc r minus 1 is to nc r equals to 1:7:42, ये रेशियो दिया। चलो हम लास्ट लेक्चर में जो देखे थे वही कैलकुलेशन, वही लॉजिक यूज करके पहले दो का रेशियो ले लेते हैं, फिर सेकंड और थर्ड का रेशियो ले लेते हैं। चलो पहले दो का रेशियो पहले निकालो। फर्स्ट पहले दो का रेशियो ncr minus 2 डिवाइड बाय ncr minus 1 which is equals to 1/7। चलो ये दोनों का कैलकुलेशन पहले करते हैं, फिर हम दूसरे दो का कैलकुलेशन अलग से करेंगे। चलो यहां तक देख लो बच्चों। चलो अब ये दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है, सिंप्लीफाई करो। ncr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। यहाँ पे r की जगह पे क्या रखना है, r माइनस 2 है तो r माइनस 2 रखेंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे n माइनस r मतलब कि n माइनस r मतलब n माइनस r की जगह पे r माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, तो r की जगह पे है r माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय चलो यहाँ डिनोमिनेटर में भी ncr माइनस 1 तो वो एक्सपांड हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल which is equals to 1/7, ओके, which is equals to 1/7। जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कीजिए, आपको पता है कि n फैक्टोरियल कैंसिल होने वाला है, ये हो गया कैंसिल, मैंने कर दिया। ये चीज है वो डिनोमिनेटर में आएगी, ये न्यूमरेटर में जाएगी, ये न्यूमरेटर में ले लेंगे, पर इसका कैलकुलेशन करते ही जाएंगे, साथ में इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, तो ये दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, मिस्टेक ना हो, अगर पता ना चले तो एक स्टेप ज्यादा लिखने का। चलो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा, और इसका सिंप्लीफिकेशन मैं साथ में कर देता हूं, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू r माइनस 2 फैक्टोरियल which is equals to 1/7। ये हो गया 1/7। अब ये दोनों सिमिलर टर्म्स, वैसे ही ये दोनों सिमिलर टर्म्स। पहले ये पता करो कि कौन सी टर्म बड़ी है, जो भी टर्म बड़ी है उसको हम सिंप्लीफिकेशन में ले लेंगे, मतलब उसका रिडक्शन करके लिखेंगे। रिडक्शन मतलब कि उसको फैक्टोरियल एक्सपांड करेंगे। फैक्टोरियल एक्सपांड मतलब 6 फैक्टोरियल को हम 6 into 5 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, कहीं पे भी फैक्टोरियल स्टॉप कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे।
चलो पहले ये डिसाइड करो, ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, तो ये दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है? यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल। समझो ये चीज बड़ी है इससे, बराबर। यहाँ प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 2 है, मतलब ये चीज बड़ी है। ओके, तो इसको हम एक्सपांड करेंगे। अब ये दोनों में से देख लो कौन सी टर्म बड़ी है, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल है और ये r माइनस 2 फैक्टोरियल। r में से एक कम हो और r में से दो कम हो, हमको पता है ऑब्वियसली ये टर्म इससे छोटी है, मतलब ये टर्म इससे बड़ी है। मतलब कौन सा टर्म बड़ी है? r माइनस 1 टर्म बड़ी है, तो उसको एक्सपांड करें। क्लियर बच्चों? चलो कौन से टर्म एक्सपांड करनी है पता चल गया। अब एक्सपांड करते हैं, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, इसको एक्सपांड करेंगे तो r माइनस 1, फिर एक स्टेप रिडक्शन करके लिखेंगे r माइनस 2। मैंने वहां पे फैक्टोरियल स्टॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में r माइनस 2 फैक्टोरियल था, तो वो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। डिवाइड बाय नीचे देखो n माइनस आर प्लस 2, ये टर्म बड़ी है तो मैं इसको एक्सपांड करके लिखता हूं n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। इससे एक कम, या प्लस 2 था, एक कम हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और r माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज विच इज इक्वल्स टू 1/7, ये हो जाएगा 1/7। अब बच्चों समझ सकते हो आप कि ये जो भी टर्म्स थी वो कंसेक्यूटिव्स थी, मतलब एक ही रिडक्शन करने के बाद दूसरी टर्म मिल जाती है, या एक ही रिडक्शन करने के बाद ये टर्म मिल जाती है, या एक ही रिडक्शन करने के बाद ये टर्म मिल जाती है। अगर मान लो आपने ये दोनों का रेशियो लिया होता तो 2 स्टेप तक रिडक्शन करना पड़ता और 2 टर्म बचती यहाँ पे। समझो कि क्वेश्चन लेंथी हो जाता, मतलब हमने जो भी ट्रिक यूज की है वो स्मार्ट ट्रिक है, तो ये लॉजिक से हम कर सकते हैं। अगर ये दोनों का रेशियो लिया होता तो आप समझ सकते हो कि 2 टर्म बच जाती, यहाँ पे 2 स्टेप तक रिडक्शन करना पड़ता, यहाँ पे एक ही स्टेप में कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 स्टेप तक जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है। ओके, 2 टर्म्स का डिफरेंस है। क्लियर? तो याद रखो हमने जो भी लॉजिक यूज किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। अब जितनी टर्म्स कैंसिल होती है कर दो, ये r माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, r माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। क्लियर? अब जितना बचा उतना लिख दो। क्या बचा? ऊपर r माइनस 1, नीचे बचा n माइनस r प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/7। एक काम कीजिए, दोनों साइड सिंप्लीफाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा 7r माइनस 7, 7r माइनस 7 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस r प्लस 2। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से n को सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो n therefore n इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों चीज लेफ्ट साइड पे ला देंगे, तो 7r तो है, ये माइनस r लेफ्ट साइड पे आएगा, ये माइनस r लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस r हो जाएगा, 7r प्लस r, मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7r प्लस r क्या हो जाएगा 8r, क्या हो जाएगा बच्चों 8r माइनस 7 ऑलरेडी है, ये 2 है लेफ्ट साइड पे आएगा, प्लस 2 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 2 होगा, माइनस 7 माइनस 2, इसका मतलब माइनस 9 हो गया। ओके, ये एक रिलेशन आया n और r के बीच का, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं। इसका यूज आगे जाके करेंगे, पता है ना, लास्ट लेक्चर में भी इसका यूज किया। अब दूसरा रेशियो ले लेते हैं, ये पहले रेशियो से ये निकल के आ गया n और r के बीच का रिलेशन, उसमें से n को सब्जेक्ट बना लिया, वो एक ही टाइम था, एक ही बार था, तो हमने सब्जेक्ट बना लिया, n इक्वल्स टू 8r माइनस 9, इसको इक्वेशन नंबर 1 बता दिया। अब ये दोनों का रेशियो ले लो, चलो ये दोनों का रेशियो ले लो, तो ये दोनों का रेशियो हो जाएगा नाउ NCr माइनस 1 डिवाइड बाय NCr इक्वल्स टू 7/42, 7/40।
ये दोनों के फॉर्मूला हमको पता है, दोनों के फॉर्मूला यूज कीजिए। चलो ऊपर वाले का फॉर्मूला यूज करते हैं तो मिल जाएगा n फैक्टोरियल, ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r की जगह पे r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, चलो नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 6 42, मतलब कि 1/6 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो कर लो, ये हो गया। अब यहां से n फैक्टोरियल कैंसिल होता है, कर लो, n फैक्टोरियल कैंसिल होता है, कर लो। ये टर्म ऊपर आएगी, ये टर्म नीचे आएगी, साथ में थोड़ा कैलकुलेशंस भी करते जाते हैं। कैलकुलेशन भी देख लीजिए, कैलकुलेशन भी देख लीजिए। ओके, इसका कैलकुलेशन साथ में करता है, ये ऊपर चली जाएगी टर्म, ये नीचे आएगी, इसका कैलकुलेशन ये होगा n माइनस r फैक्टोरियल ऊपर इनटू r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल डिवाइड बाय, चलो नीचे क्या आएगा n माइनस r प्लस 1, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, मतलब माइनस r प्लस 1, ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। मैं पूरा कंप्लीट समझा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी पता है आपको, सिंप्लीफिकेशन आपको आता ही है, समझ गए होगे, पर मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, एक बार आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए, कहीं पे भी मिस्टेक ना हो और लॉजिक तो कंप्लीट समझ में आए। क्लियर बच्चों? अब ये दोनों टर्म सिमिलर लग रही है, ये दोनों भी सिमिलर है। किस टर्म को रिडक्शन में यूज करना है और किस टर्म का रिडक्शन करना है, पहले देख लो ये दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म बड़ी है, कौन सी टर्म बड़ी है। तो ये टर्म n माइनस r फैक्टोरियल है और ये टर्म है n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो देख लो यहाँ प्लस 1 ऐड हुआ है तो ये टर्म बड़ी है इससे। चलो तो इसको हम रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, इसको रिडक्शन यूज करेंगे। ये टर्म दोनों देख लो r फैक्टोरियल है और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल है। इसमें r फैक्टोरियल बड़ी टर्म है, r माइनस 1 से ऑब्वियसली r बड़ी टर्म है, तो r फैक्टोरियल को रिडक्शन में यूज करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे। चलो तो बाकी सब ऐसे ही रहने दो, n माइनस r फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो। r फैक्टोरियल का रिडक्शन हो जाएगा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n माइनस r प्लस 1, इसका रिडक्शन हो जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा तो n माइनस r फैक्टोरियल, वहां पे स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल क्योंकि n माइनस r फैक्टोरियल ऊपर भी है और पास में r माइनस 1 फैक्टोरियल भी है which is equals to 1/6। ये रेशियो 1/6 के इक्वल है। जितने टर्म कैंसिल होते हैं उतने टर्म कैंसिल कर दीजिए, तो साथ में हम टर्म्स कैंसिल करते जाते हैं। कैंसिल क्या हो जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, चलो r माइनस 1 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दो, n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल होगा, n माइनस r फैक्टोरियल को भी कैंसिल कर दो। जितने टर्म बचे लिख लो, ऊपर क्या बचा r बचा, नीचे क्या बचा n माइनस r प्लस 1, ऊपर r बचा, नीचे n माइनस r प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या हुआ 1/6। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा 6 इंटू r विच इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू तो है हमारे पास, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और रिजल्ट 1 हम पहले इक्वेशन से n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 8r माइनस 9 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6r इक्वल्स टू n की वैल्यू 8r माइनस 9 माइनस r प्लस 1। सिंप्लीफाई करो तो
तो हमको ये मिल जाएगा 6r इक्वल्स टू 8r माइनस 9 माइनस r प्लस 1। चलो 8r माइनस r क्या होगा, 6r इक्वल्स टू 8r माइनस r मतलब कि 7r, क्या होगा 7r, ये हो जाएगा 7r माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8, ये उठा के यहाँ ला दो तो 6r माइनस 7r माइनस r इक्वल्स टू माइनस 8। तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8, जो यहाँ फाइंड करने की बोली नहीं पर फाइंड तो करनी ही पड़ती। चलो r इक्वल्स टू 8 यहाँ रख लो, तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी n इक्वल्स टू 8r माइनस 9, r की वैल्यू रखोगे तो 8 इंटू 8 माइनस 9। चलो 8 8 जा 64, 64 माइनस 9 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 55। n की वैल्यू जो चाहिए थी वो मिल गई, n इज इक्वल्स टू 55। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से ये वैल्यू मिल गई। आपकी बुक में बहुत से स्टेप डायरेक्ट दिए हुए हैं और डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो आप बुक के सॉल्यूशन को फॉलो मत कीजिए। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो भी स्पीड में आप लिख सकते हैं, कैलकुलेट हो सकता है, 2 या 3 बार ये प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो देख लीजिए पूरा कैलकुलेशन, n की वैल्यू आ गई 55। आज के इस वीडियो में हमने जो कैलकुलेशन करने के लिए जो कंसेक्यूटिव टर्म्स यूज किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बाकी सब कैलकुलेशन तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वही था, बाकी सब कैलकुलेशन वही किया है हमने, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाया नहीं, वही लॉजिक से हमने सब कुछ सॉल्व किया है और n की वैल्यू निकालिए। बहुत ही अच्छे से स्टेप्स रिवाइंड कीजिए और समझिए कि क्या चीज है। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने की बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये चीज ध्यान में रखिए। तो हमने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऐसे ली कि जो कैलकुलेशन आगे भी किया था और फिर से भी करेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी और अच्छे से याद भी रह जाएंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? तो आज के इस वीडियो के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।